गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुराग सिंह। आज 2 फरवरी है और आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है, यानी विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वेटलैंड के संरक्षण का हम सभी ध्यान रखें और वेटलैंड से संबंधित यदि आप लोग वीडियो चाहते हैं आर्द्रभूमि से संबंधित तो मैं उसको बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं यदि आप वीडियो चाहते हैं तो। और आज हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत का इतिहास पर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के जल्दी से क्वेश्चनों को देखते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चनों की संख्या 23 है। पहला प्रश्न देखते हैं कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। संगम साहित्य था, उसके संरक्षक कौन थे? चोल थे, चेर थे, पांड्य थे या चालुक्य थे? चोल, चेर या पांड्य या चालुक्य कौन थे? इसका ये चारों के चारों जो हैं वो दक्षिण भारतीय हैं और शासक वंश, ये चारों दक्षिण भारतीय शासक वंश हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पांडे। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सेकंड प्रश्न, कि तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर को किन शासकों ने संरक्षण दिया? तंजावुर, पहले तो ये जान लें कि तंजौर जो है, तंजावुर या तंजौर कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। उसको किसने संरक्षण दिया है? चोलों ने, चालुक्य ने, पांड्य ने या राष्ट्रकूटों ने? तो चोलों ने दिया, चालुक्य ने दिया, पांड्य ने दिया, राष्ट्रकूट ने दिया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चोल, ए। चोलों ने इसको जो है संरक्षण दिया है। अगला तीसरा प्रश्न हो जाएगा, कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को निम्नलिखित में से किस शासक ने पराजित कर वध कर दिया तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की? कौन सी उपाधि? वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कई बार ये उपाधि भी पूछ लेता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम या फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम? तो इसका उत्तर ए अर्थात नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है कि संगम काल के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? मदुरै, अरिकमेडु, पुहर या मुसिसिरी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो अरिकमेडु, जो कि तमिलनाडु में है, अरिकमेडु हो जाएगा। संगम काल के दौरान क्या करते थे? रोमन व्यापार करने के लिए भारत के सभी आंतरिक भागों से अरिकमेडु, जो तमिलनाडु में, वहाँ सामान लाया जाता था और वहाँ से फिर रोम के लिए हम अपना सामान भेजते थे, व्यापार करते थे। चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है अब, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? उत्तर से दक्षिण ले जाने का मतलब ये नहीं कि कान पकड़ा और लेके चला गया, मतलब वहां से जल लिया उत्तर से और उसको अपने दक्षिण भारत की नदी में उस जल को डाला, विसर्जित किया। राज चोल, महेंद्र, परांतक या राजेंद्र चोल? तो हम देखेंगे पांचवा प्रश्न जो है इसका उत्तर, ये भी देखिए एक चोल वंश है, महेंद्र जो है ये हो जाएंगे, ये भी चोल है, परांतक हो जाएगा या राजेंद्र चोल? इस पांचवें प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे राजेंद्र चोल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, राजेंद्र चोल। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठा प्रश्न, कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी अथवा देवता को समर्पित हैं? किस देवी अथवा देवता को समर्पित हैं? शिव को, विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को या दुर्गा को? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिव को। जैसे अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले पहला प्रश्न था कि बृहदेश्वर मंदिर है वो शिव को समर्पित है। तो चोलकालीन मंदिर किस देवी अथवा देवता को समर्पित है? शिव को। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? देखिए, पहला है त्याग समुद्र, दूसरा है गंगईकोंड, तीसरा है मुंडीकोंड या पंडित चोल। इसमें से गंगईकोंड भी उसने धारण की थी, मुंडीकोंडा भी धारण की थी, पंडित चोल भी, उसे राजेंद्र चोल को पंडित चोल भी कहा जाता है। अर्थात ये तीनों उसने धारण किया। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, अर्थात त्याग समुद्र
नामक जो उपाधि है उसने धारण नहीं किया, बल्कि विक्रम चोल करके एक व्यक्ति था, उसने धारण किया। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रकूट शासकों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोपोरा, एलोरा, वातापी या मान्यखेड़? तो हमको पता है कि एलोरा किसी की राजधानी नहीं थी, बल्कि यहाँ पे मंदिर है। सोपोरा के बारे में जानेंगे, इससे पहले वातापी देखें। वातापी एक्चुअली जो राष्ट्रकूटों की राजधानी नहीं, ये थी राष्ट्रकूटों के अलावा ये यहाँ पे चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी, तो ये भी नहीं होगा। तो मान्यखेड़ है इसका उत्तर जो होगा वो डी, मान्यखेड़। अंतिम चालुक्य नरेश को हराकर एक राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाया और शासन कार्य प्रारंभ किया। तो 8वां प्रश्न को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 8वां प्रश्न का डिटेल है कि मान्यखेड़ ही इसकी राजधानी होगी, और इसके खासियत यह है कि यहाँ पे विक्रम इसमें 8वें प्रश्न का यही देखेंगे कि वातापी चालुक्यों की थी, जबकि मान्यखेड़ जो राजधानी थी वो थी किसकी? वो थी राष्ट्रकूटों की राजधानी। राष्ट्रकूटों की खासियत एक ये है कि इनका जो शासन था वो था महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन। ठीक है। 8वां प्रश्न हो गया। 9वां देखते हैं कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा जो है महाराष्ट्र में, उसके कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जैसा कि नाम से पता है कि भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। राजेंद्र प्रथम ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने या गोविंद प्रथम ने? इसको ऐसे याद कर लें, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश कृष्ण प्रथम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कृष्ण प्रथम। अगला 10वां प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर संबंधित हैं। किससे संबंधित? हिंदुओं से, बौद्ध से, बौद्ध और जैनों से, हिंदू जैन से, हिंदू बौद्ध और जैन से। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़, जो अजंता है वो सिर्फ हिंदू सनातन धर्म से संबंधित है, सॉरी, वो सिर्फ बौद्ध से संबंधित है, और जो एलोरा है वो तीनों से संबंधित है, वो तीनों से संबंधित है, बौद्ध, हिंदू बौद्ध और जैन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? अच्छा, राष्ट्रकूटों का एक राजा था, काफी फेमस था, अमोघवर्ष। वो दरअसल संस्कृति और संस्कृत भाषा, संस्कृति, अपने कल्चर और साहित्य पे उसकी काफ़ी रुचि थी। तो उसने एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम है कविराज मार्ग, अर्थात डी, कविराज मार्ग। ठीक है। तो 11वां प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसके प्रश्न में डिटेल ये है कि जो अमोघवर्ष हैं, इन्होंने क्या किया कि कौन सा प्रश्न है? हाँ, अमोघवर्ष राजा जो था उसने यहाँ पे देखते हैं, एक बहुत ही इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा दिया था, मैंने सोचा आपको बताऊं। तो गोविंद तृतीय का, ये राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय का पुत्र था अमोघवर्ष, और इसको धर्म और साहित्य पे काफ़ी इसको पकड़ थी, और इसने कन्नड़ भाषा में, किस भाषा में लिखा था? कविराज मार्ग पुस्तक इसने किस भाषा में लिखा था? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में इसने लिखा था कविराज मार्ग पुस्तक। इसके अलावा जो है आदि पुराण जो ये है, इसको जिनसेन ने लिखा था। आप लोग नोट कर लीजिए, आदि पुराण जिनसेन ने लिखा था। गणित सार संग्रह को लिखा था महावीराचार्य ने, गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने। और अमोघ वृत्ति नाम का एक व्यक्ति था, उसने शाक्तायन लिखा था। ये सी नंबर, अमोघ वृत्ति नाम का एक व्यक्ति था, उसने शाक्तायन लिखा। और अभी आपने देखा कि अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग लिखा है। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि महाबलीपुरम किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्ष्य हैं?
यहाँ थोड़ा सा लिखना होना चाहिए था कि महाबलीपुरम सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? किसके द्वारा है? महाबलीपुरम पल्लवों के द्वारा, पांड्यों के द्वारा, चेरों के द्वारा, या चोरों के चोर यहाँ हो गए ना, चेर होना चाहिए, चोल और चेर होना चाहिए। चोल, यहाँ चोल होना चाहिए, चोल, एक्चुअली चोल शासक थे, चोल, और यहाँ पे चोर नहीं होना चाहिए, चेर होना चाहिए, चेर। तो ये जो था ये पांडवों द्वारा था, पांड्य शासक थे, उन्होंने महाबलीपुरम सप्त पैगोड़ा को संरक्षित किया था। 12वां प्रश्न, सप्त पैगोड़ा को किसने संरक्षित किया? किसने संरक्षित किया? 12वां पल्लवों ने। ये सॉरी पांड्य नहीं, ए होगा इसका, पल्लव, पल्लव, ए पल्लव। अब देखते हैं अगला 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? जो राष्ट्रकूट शासक हैं उनका चिरस्थायी योगदान क्या है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण, या विजय। देखिए 13वां प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा बी, यानी राष्ट्रकूटों ने जो इतिहास में अपना योगदान दिया, वो सबसे बड़ा योगदान तो उनका कैलाशनाथ मंदिर को लेकर है, कैलाश मंदिर को लेकर। और दूसरी चीज, उन्होंने कन्नड़ साहित्य से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कवियों पंपा, पोन्ना और राणा को संरक्षण दिया था। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। ओके, 14वां प्रश्न हम देखेंगे, नीचे दिए गए जोड़ों में कौन सा गलत अंकित है? तो मौर्य पाटलिपुत्र, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, हम सब जानते हैं। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, ये भी सही है। पल्लवों की राजधानी वेल्लोर और काकतीयों की राजधानी वारंगल। ये बात सही कि काकतीयों की जो राजधानी है वो वारंगल है, लेकिन पल्लवों की राजधानी वेल्लोर ये सही नहीं है, क्योंकि पल्लवों की राजधानी कांची थी, कांची। पल्लवों की राजधानी कांची थी, कांची, तो वेल्लोर सही नहीं है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? किसके शासनकाल में? यानी लंबा संघर्ष शुरू हो गया मतलब कि इनके बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, वो भी दीर्घकालीन युद्ध। महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, 15वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। 16वां प्रश्न हो जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का महानतम शासक था? ये प्रश्न तो उतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं, तो इस प्रश्न को जानना जरूरी है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे एंशिएंट टाइम में। और ये जो है क्या थे? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? कल्याणी के चालुक्य थे ये, या तमिलनाडु के चोल थे, या वातापी के चालुक्य थे, या कांची के पल्लव थे? ठीक है, ये वातापी के चालुक्य नरेश थे, आप पढ़ते भी होंगे, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, तो ये वातापी के चालुक्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 17वां, इनमें कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? अच्छा, मास्की का शिलालेख, या हाथी गुम्फा अभिलेख, या एहोल, या नासिक? ये एहोल शिलालेख है, एहोल शिलालेख है। ये शिलालेख सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, एहोल शिलालेख। ठीक है, ये दक्षिण भारत का है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास का है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि इसके बारे में और क्या है। डिटेल में प्रश्न नंबर 17वां का एहोल जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया एक शिलालेख है, जो कि रविकीर्ति द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जो ब्राह्मी लिपि है वो कैसे चलती है? वो चलती है बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं, और अरामाइक भी होती है,
जो आपने देखा होगा मौर्य काल के दौरान मैंने लिपियों के बारे में थोड़ा बताया था कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि। तो ये चीज़ों की शुरुआत अशोक के समय से शुरू हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है। जैसे नाम से आप याद कर सकते हैं, विक्रमांक देव चरित बिल्हण, विक्रमांक देव चरित बिल्हण, विक्रमांक बिल्हण, विक्रमांक बिल्हण, समझ रहे हैं। इसका एक हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 19वां है कि कथा सरित सागर पुस्तक किसने लिखी थी। सोमेश्वर तृतीय, कल्हण, पृथ्वीराज चौहान या सोमदेव। कथा सरित सागर पुस्तक सोमदेव की है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, क्योंकि कई सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। 20वां प्रश्न है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। प्राचीन जो चोलों की जो साम्राज्य था, चोलों का साम्राज्य, उसकी राजधानी कहाँ थी। उरैयूर में या कावेरीपत्तनम में, तंजावुर में या मदुरई में। अच्छा, ये प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत सारी है, क्योंकि लोग मदुरई लगा देंगे, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो उरैयूर है। ठीक है, कौन सा है, उरैयूर। उरैयूर थे प्रारंभिक चोलों की राजधानी उरैयूर। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कावेरीपत्तनम किया और उसके बाद में इनकी राजधानी जो हो गई वो हो गई, इनकी जो राजधानी बाद में हो गई वो हो गई तंजौर। क्या हो गई, तंजौर। अब 20वां प्रश्न हो गया। 21वां प्रश्न हम देखते हैं कि उत्तर मेरूर शिलालेख किस शासक के प्रशासन से संबंधित जानकारी देता है। उत्तर मेरूर शिलालेख, उत्तर मेरूर शिलालेख किस शासक के प्रशासन से संबंधित जानकारी देता है। पल्लवों के, चोल के, चालुक्य के या फिर सातवाहन के। देखिए सातवाहन जो है वो है नहीं इसका उत्तर, चालुक्य भी नहीं है, चोल या पल्लव में से होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। 21वां प्रश्न है उत्तर मेरूर शिलालेख किस शासक से संबंधित है। उत्तर मेरूर शिलालेख किस शासक से संबंधित है, चोल से संबंधित है। ये इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चोल। अब इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं कि तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है क्या। उत्तर मेरूर का जो शिलालेख है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। चोलों के, इससे जो है चोलों के जो ग्रामीण प्रशासन था उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए उत्तर मेरूर जो शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों, क्योंकि इससे चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में पता चलता है। और ये प्रश्न बहुत बार यूपीएससी में, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, यहाँ एमपी वगैरह में हर जगह पूछा जा चुका है कि ऐसे दे देता है कि ग्रामीण प्रशासन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में मिलता है। तो उसका आंसर क्या है, बी अर्थात चोल। अगला 22वां प्रश्न है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया। गुड। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं कि भारत ने कभी हमला नहीं किया, भारत ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया। ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि हमने हमला किया एक बार। राजराज प्रथम ये शासक है, राजराज प्रथम सी, इन्होंने क्या किया, श्रीलंका पर हमला किया और श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने में मिला लिया। इन्होंने ही मालदीव को जीत लिया, और ये दो चीज़ें इन्होंने किया। और साथ ही एक चीज़ और बताता हूँ, इन्होंने केवल श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था, लेकिन पूरे श्रीलंका को जीतने का काम, पूरे श्रीलंका के साथ साथ उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्वी जो देश हैं जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्र, बाली, ये सारे को जीतने का काम किया राजेंद्र प्रथम ने। तो इस प्रश्न का उत्तर तो राजराज प्रथम है, लेकिन यदि कह दे कि श्रीलंका के पूरे श्रीलंका को किसने जीता तो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। यदि ये पूछ ले कि बाली, सुमात्रा, जावा, दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उनको किसने जीता पूरी तरह से, राजराज प्रथम ने ही वहाँ शुरुआत की थी जीतने की, लेकिन अंतिम रूप से जीता वहाँ राजेंद्र प्रथम ने, और वहाँ शैलेंद्र वंश की स्थापना हुई। ठीक है, 22वां प्रश्न हो गया। आइए देखते हैं आगे के प्रश्न।
23वां प्रश्न, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है, रथ मंदिर, उसका निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन प्रथम? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा बी होना चाहिए इसका उत्तर, क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। आइए 23वें का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ही हैं और इन्होंने क्या किया, रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। रथ मंदिर में सबसे बड़ा रथ जो है वो है युधिष्ठिर का, सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। और ये क्या है कि एक ही शिला को पत्थर को काट के बनाई गई मूर्ति रथ है। ठीक है, तो ये 23 प्रश्न जो हैं हमने कंप्लीट किए। दक्षिण भारतीय इतिहास से संबंधित थे, इसमें संगम काल के भी चीज़ें आ गई हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाते या ज़्यादा हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का सेशन ख़त्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको क्या लगता है और क्या क्या किया जाना चाहिए। यदि और कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी लेना हो, तब भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।